हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। टोटल टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमें कवर अप करने हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका नेचर। फिर उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उसको हमें दो कैटेगरीज में लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो बिजनेस फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसके 3 सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं: मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओन फंड की कैटेगरीज में हमें सिर्फ 3 तरह के ओन फंड्स इस चैप्टर में कवर अप करने हैं और उसका भी सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करना है: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोड फंड्स की कैटेगरी में हमें 5 सब टॉपिक्स करने हैं। 5 तरह के बोरोड फंड्स के बारे में हम उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे: डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। और उसके बाद लास्ट में कंपैरिजन या डिस्टिंग्विश बिटवीन हमें करना है बिटवीन द ओन फंड्स एंड द बोरोड फंड्स। तो टोटल 5 + 3 + 3 प्लस द डिफरेंस बिटवीन द ओन फंड्स एंड द बोरोड फंड। तो टोटल इस चैप्टर में हमें 12 टॉपिक्स कवर अप करने हैं और इन सारे टॉपिक्स का हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसका कॉन्सेप्ट, उसके नेचर और उसके इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। Business finance refers to the money required by the business enterprise to carry out its business activities. बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जो पैसा बिजनेस को चाहिए होता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है: बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व्स द सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन which relate with the arrangement of cash and credit so that organization may have the means to carry out its objectives as satisfactorily as possible। ये तो हमें पता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अचीव करने के लिए, और वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो फंड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं दैट इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। तो अरेंजमेंट कैश का करना, क्रेडिट का करना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फैक्टरीली अचीव कर सके। इस तरह के अरेंजमेंट करने से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बिजनेस को परफॉर्म करने पड़ते हैं वो सब कहलाते हैं अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस एक्टिविटीज। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बिजनेस फाइनेंस के नेचर के बारे में। नेचर मीन्स कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंस। सबसे पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंस का होता है, इट इज रिक्वायर्ड यूनिवर्सली। Finance is the lifeblood of any organization. It is universally required irrespective of the type of organization. तो organization चाहे small organization हो, चाहे big organization हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक फीचर क्या हो गया बिजनेस फाइनेंस का कि ये यूनिवर्सली रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अनदर फीचर बिजनेस फाइनेंस का क्या है? द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वेरीज ग्रेटली विद द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कितना फाइनेंस चाहिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑन सीजन पीरियड देन द ऑफ सीजन टाइम्स। तो जब पीक सीजन्स होते हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट में या सर्विसेज में बिजनेस डील करता है और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की ग्रेटर डिमांड होती है, तो उस टाइम में फाइनेंस ज्यादा चाहिए होता है, और अदर टाइम में जब ऑफ सीजन होगा तो फाइनेंस की कम रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक फैक्टर यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। अभी जब हम फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे तो हम फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे
कि कहाँ पर फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस टाइम में ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होता है, किस टाइम में कम फाइनेंस चाहिए होता है, किस तरह का फाइनेंस चाहिए होता है, ये सब अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये फीचर अंडरस्टैंड करना होगा कि जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हर समय पे एक जैसी नहीं रहती हैं, कभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं और कभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। अनदर फीचर इज दैट फाइनेंस इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। या तो हम ओनरशिप की बेसिस पे फाइनेंस को क्लासिफाई करते हैं, तो ओनरशिप की बेसिस पे अगर हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे तो उसे हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, ओन फंड्स एंड द बोरोड फंड्स। और अगर हम टाइम पीरियड से फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करें तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स, इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और किस तरह से ये फाइनेंस जनरेट किया जाता है, अगर हम उस तरह से इसको क्लासिफाई करें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंस, दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो आपको थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस इस पर्टिकुलर फीचर से समझ में आनी चाहिए कि फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और द डिफरेंट काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ओन फंड्स एंड द बोरोड फंड्स. On the basis of time period, it can be classified into three categories: for the short term, for the long term, and for the medium term. And on the basis of generation of funds, it can be classified into two categories: internal funds and external funds. उसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन के साइज और स्केल का पता चलता है। द बिगर द साइज ऑफ द फंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द बिगर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि जितने ज्यादा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं या फंड्स रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज या स्केल ऑफ ऑपरेशंस होगा। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस, नीड्स और द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए होता है, बिजनेस फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस फाइनेंस की क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड्स चाहिए होते हैं, वो होती हैं उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। In order to start the business, the funds are required to purchase the fixed assets, land and building, plant and machinery, furniture, computers, etc. The funds required in the fixed assets remain invested in the business for a long period of time. मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो फिक्स असेट्स खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए होता है बिजनेस को, किस तरह के फिक्स असेट्स, हर एक बिजनेस को लैंड चाहिए बिजनेस की बिल्डिंग बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, फर्नीचर चाहिए, ऑफिस फर्नीचर चाहिए, फैक्ट्री फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ये जो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस को करनी होती हैं और उसके लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और ये जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती हैं? सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस पे रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंट होती हैं। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिर्फ बाय और सेल करती है, प्रोडक्शन नहीं करती है, तो उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो प्रोड्यूस करता है और फिर सेल करता है, तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए और फिक्स असेट्स के लिए ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम है या ज्यादा है। तो एक ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं। उसके अलावा स्केल ऑफ ऑपरेशन पे भी ये डिपेंडेंट होता है, हाउ मच आर द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो बिजनेस लार्ज स्केल में ऑपरेट करते हैं दे रिक्वायर द मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल। तो जो लार्ज स्केल बिजनेस है वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस है डेफिनेटली उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी। उसके अलावा थर्ड फैक्टर है चॉइस ऑफ टेक्निक।
इस तरह की टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस में इस्तेमाल की जाती है, उसके ऊपर भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंट होती हैं। दो तरह की मेजर टेक्निक्स जो हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जहां पे मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है और लेबर का कम होता है। और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, जहां पे लोगों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, मशीन्स का कम इस्तेमाल होता है। तो जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स कंपनी इस्तेमाल करेगी और उसको कम मशीन्स चाहिए होंगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कंपनी की कम होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, ज्यादा अच्छी और एडवांस्ड मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो वहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं। अनदर फैक्टर इज द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब बिजनेस ग्रो और एक्सपेंड करना होता है, उस टाइम भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जैसे बिजनेस स्टार्ट करते में पैसे की जरूरत पड़ती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, तो इसी तरह से जब बिजनेस को ग्रो करना होता है और एक्सपैंड करना होता है, चाहे उसकी मार्केट्स बढ़ानी हो या जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करने हो या प्रोडक्ट्स की नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस करनी हो, तो इस तरह की कंपनीज जिनको अपना बिजनेस एक्सपैंड एंड ग्रो करना होता है, उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अगर उनको स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसके लिए उन्हें ज्यादा मशीन्स चाहिए, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी। So for the purpose of growth and expansion also, the companies require फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए जो फंड्स इन्वेस्ट करने होते हैं इन द फिक्स असेट्स, और कंपनी स्टार्ट करते टाइम, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, बिजनेस जब एक्सपैंड एंड ग्रो किया जाता है, इस सब टाइम पे जब फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कहलाई जाती हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंडेंट होती हैं। ट्रेडिंग कंसर्न को लेस फिक्स कैपिटल चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। जो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं उन्हें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है एज कम्पेयर टू दोज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। और जो कंपनीज एक्सपेंशन एंड ग्रो करना चाहती हैं उन्हें भी ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। लेट्स डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल, दैट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Working capital requirements means the finance to carry out the various routine and the basic activities. अब बिजनेस शुरू करते में ही तो सिर्फ फंड्स नहीं चाहिए होते हैं, बिजनेस चलाने के लिए भी बहुत सारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, बिल्स पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, वेजेस एंड सैलरीज पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए। तो जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, रोजमर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं, जो बिजनेस को पे करने होते हैं और उसके लिए जो फंड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट दीज एक्सपेंसेस इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर भी तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उनको प्रोडक्शन और सेल्स करनी होती है, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो ज्यादा होंगी होंगी, लेकिन इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती हैं क्योंकि इनको रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो इनको ज्यादा रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, करंट असेट्स के लिए पैसा चाहिए होता है, और उस सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल। साइज और स्केल पे भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंट होती हैं। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की तरह अगर लार्ज स्केल कंपनी है तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, और अगर स्मॉल स्केल कंपनी है तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। लार्ज स्केल कंपनीज को इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी पड़ती हैं, उसके लिए उन्हें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। तो फॉर द लार्ज स्केल द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर मोर, और ऑन द अदर हैंड अगर स्मॉल स्केल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। सीजनल ऑपरेशंस पे डिपेंडेंट करता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है। कुछ कंपनीज जो है वो सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, तो जब वो सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं और उनके प्रोडक्ट का पीक सीजन होता है, तो उस टाइम पे उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। जो उनका ऑन सीजन पीरियड होता है उसको हम पीक सीजन कहते हैं,
जब डिमांड ज्यादा होती है। तो जो कंपनी सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं उनकी डिमांड ऑन सीजन पीरियड्स में बढ़ जाती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। उसके अगेंस्ट अगर ऑफ सीजन है, उसको लीन सीजन भी कहा जाता है, कि जब ऑफ सीजन है और उस सीजनल प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएंगी। Another factor is the length of the operating or the production cycle. इसका मतलब जो टाइम टेकन होता है टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, उसको कहा जाता है प्रोडक्शन साइकिल। The companies start their working from the acquisition of the raw material till the payment is received after sales. When the operating cycle is long, more working capital is required. तो अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी होती है तो फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो कंपनी को स्टार्ट कर देनी पड़ती है लेकिन कैश उनके पास सेल्स के बाद आता है। तो इस तरह की कंपनीज जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल लंबी होती है वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, और अगर प्रोडक्शन साइकिल जो है वो स्मॉल होगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्रेडिट टर्म्स, कि बिजनेस गुड्स को कैश बेसिस पे बेचता है या क्रेडिट बेसिस पे बेचता है। तो जो बिजनेस क्रेडिट अलाउ करते हैं और ज्यादा टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट अलाउ करते हैं तो उनके भी फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। सो ये क्रेडिट टर्म्स पे डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरह की क्रेडिट पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, वो क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक बिजनेस है जो कैश बेसिस पे ही सेल्स करते हैं तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, लेकिन जो क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी। तो किस तरह से चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे लार्ज बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे बिजनेस सीजनल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है या नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, हमने देखा कि हर तरह के बिजनेस को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। तो इन फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस, उसकी नीड, उसकी यूटिलिटी, उसकी सिग्निफिकेंस हमें पता चलती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ओनरशिप बेसिस पे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि कंपनी के पास या तो अपने फंड्स होते हैं, ओन फंड्स होते हैं, या फिर बोरोड फंड्स होते हैं। ओन फंड्स की कैटेगरी में हमें 3 तरह के फंड्स पढ़ने हैं: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। बोरोड फंड्स की कैटेगरी में हमें ये सारे जो लिस्ट दे रखी है वो सारे एक-एक करके अंडरस्टैंड करने हैं: डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लोन फ्रॉम द बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो ये ओन फंड्स और बोरोड फंड्स हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इन सारे फंड्स का हम कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही हमारे सिलेबस में है, लेकिन उससे पहले इन दोनों टाइप्स ऑफ फंड्स की डेफिनेशन और इन दोनों तरह के फंड्स को कंपेयर कर लेते हैं, जिससे हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए ओन फंड्स और बोरोड फंड्स के बारे में। सबसे पहले देखिए ओन फंड्स का क्या मतलब होता है। refers to the funds contributed by the owners as well as the retained earnings। मतलब जो ओनर्स होते हैं वो जो अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में और पैसा लगा के वो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और उन प्रॉफिट्स को वो रिटेन करके फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के फंड्स को कहा जाता है ओन फंड्स। इट इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी, मतलब इन फंड्स को अरेंज करने के लिए किसी को भी कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो फंड्स प्रोवाइडर्स होते हैं वो ओनर्स ही होते हैं। ओनर्स ऑफ द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो जिन लोगों के पास बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट होता है उनको हम कहते हैं ओनर्स, और जो फंड्स ओनर्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को उनको कहा जाता है ओनर्स फंड्स। Another category of the funds are the borrowed funds. Borrowed funds means all types of funds which are available to the company as loans or credit. They are called as the borrowed funds. They are available for a fixed period. किसी एक particular duration के लिए available होते हैं. They are available against the security.
इनके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है लोन प्रोवाइडर्स को, जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, जो लोन्स देते हैं कंपनी को, जिनसे बोरोड फंड्स बोरो किए जाते हैं, उनको किसी ना किसी असेट की सिक्योरिटी देनी पड़ती है ताकि उनके पास ये गारंटी हो कि अगर बिजनेस या कंपनी उनके फंड्स नहीं लौटा पाती या जो फंड्स उनसे लिए हैं उस पे इंटरेस्ट नहीं दे पाती, वो बिजनेस के असेट्स को बेचकर जो भी पैसा उन्होंने दिया है उसको रिकवर कर सकते हैं। और ये जो लोग बोरोड फंड्स प्रोवाइड करते हैं, दे डू नॉट हैव द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस के ओनर्स नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन हमने की है ओन फंड्स और बोरोड फंड्स की, तो 3 डिफरेंस तो हमें यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 कि जो ओन फंड्स प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं ओनर्स और उनके पास राइट होता है टू कंट्रोल द बिजनेस। लेकिन जो बोरोड फंड्स प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स और उनके पास बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है कि ओन फंड्स जो है वो परमानेंट कैपिटल होते हैं, लेकिन जो बोरोड फंड्स होते हैं वो परमानेंट कैपिटल नहीं होता है, वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। और तीसरा डिफरेंस हमने देखा कि ओन फंड्स के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फंड्स बोरो करते टाइम सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये 2-3 डिफरेंस तो हमें यहीं पर क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस और कंपैरिजन देख लेते हैं ओन फंड्स और बोरोड फंड्स में। नंबर 1 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स एंड इन्वेस्टेड बाय द आउटसाइडर्स। और इन आउटसाइडर्स को हम क्या कहते हैं? द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि इनका पैसा हमें लौटाना होता है, ओनर्स का पैसा लौटाना नहीं होता है। उसके बाद हम इसका नेचर भी देख चुके हैं। परमानेंट सोर्स है ओन फंड्स और जो बोरोड फंड्स हैं वो परमानेंट सोर्स नहीं है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमें फिक्स ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं। इसकी शॉर्ट टर्म भी होती है 1 ईयर के लिए भी, मीडियम टर्म भी होती है 2 से 3 साल और लॉन्ग टर्म भी होती है उससे ज्यादा 4 टू 5 इयर्स एंड मोर। उसके अलावा सिक्योरिटी, ये भी हम डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओन फंड्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, लेकिन बोरोड फंड्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं कि जो ओनर्स फंड पे जो पैसा लौटाया जाता है, जो रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको कहा जाता है डिविडेंड और जो बोरोड फंड्स पे जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। मतलब ओनर्स को जो रिटर्न्स दिए जाते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड और जो क्रेडिटर्स को रिटर्न्स दिए जाते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद कंट्रोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ओनर्स होते हैं दे हैव द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बोरोड फंड्स प्रोवाइड करते हैं, दे हैव नो कंट्रोल, दे डू नॉट ग्रांट एनी कंट्रोल ओवर द कंपनी। कंट्रोल जो है वो ओनर्स के पास होता है, जो ओन फंड्स प्रोवाइड करते हैं वही बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। क्रेडिटर्स के पास कोई कंट्रोल नहीं होता और जो क्रेडिटर्स हैं दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिस्क। ओन फंड्स को रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिस्क बेयर करते हैं वो ओनर्स बेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और जो उनके रिटर्न्स होते हैं दे आर नॉट गारंटीड। मतलब उनका पैसा एक तो लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में लौटाया नहीं जाता और जो डिविडेंड्स की हमने बात की है अभी कि रिटर्न्स जो ओनर्स को दिए जाते हैं वो डिविडेंड्स देना भी कंपलसरी नहीं होता है। इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, टैक्स देना कंपलसरी होता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है। तो इनके रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन जो बोरोड फंड्स होते हैं दे आर लेस रिस्की, क्योंकि उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस लौटाना होता है फिक्स ड्यूरेशन के बाद, जिस ड्यूरेशन के लिए वो लिया जाता है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट उन्हें देना होता है वो भी फिक्स्ड एब्लिगेशन होती है कंपनी की, तो उनके रिटर्न्स गारंटीड होते हैं। सो दैट इज व्हाई जो रिस्क है वो बोरोड फंड्स प्रोवाइडर्स का कम होता है और जो ओन फंड्स प्रोवाइड करते हैं उनका रिस्क जो है वो मैक्सिमम होता है। Because we have already seen that the owners fund are the permanently invested fund, they are not repaid during the lifetime of the company। और जो borrowed funds हैं वो permanent source of investment नहीं होते हैं, वो पैसा कंपनी को वापस लौटाना होता है और इंटरेस्ट भी उस पे देना कंपलसरी होता है। तो ये चार्ट आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश बता रहा है ओन फंड्स और बोरोड फंड्स के बीच में, on the basis of meaning, on the basis of nature, on the basis of security, on the basis of the reward or the return, on the basis of control, and on the basis of risk.
तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो गई है रिगार्डिंग द ओन फंड्स एंड द बोरोड फंड्स। 3 तरह के ओन फंड्स और 6 तरह के बोरोड फंड्स, उनका कॉन्सेप्ट, उनका मीनिंग, वो सब हम एक-एक करके डिटेल में अपकमिंग वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। So see you next time with a discussion of all the own funds and the borrowed funds. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.